आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की चर्चा सुन रहे होंगे, बयान सुन रहे होंगे, आरोप सुन रहे होंगे, प्रत्यारोप सुन रहे होंगे, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी बाई इलेक्शंस हैं और इन बाई इलेक्शंस में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। यहां ट्विस्ट है, ड्रामा है, पक्षपात का आरोप है और ये उपचुनाव एक राजनीति का कम से कम भविष्य तय करने वाला है। आखिर ऐसा क्यों है, कैसे है और क्यों उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के लिए डू और डाई जैसा इलेक्शन बन गया है। क्यों पहली बार अखिलेश यादव ने उपचुनाव में अपना पूरा दमखम लगाया है और क्यों योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम रेड माइक में आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जो 9 सीटें हैं उनमें यूपी पुलिस द्वारा दी जा रही एक लाल पर्ची। इस लाल पर्ची के बारे में आपने नहीं सुना होगा, तो इस लाल पर्ची को हम दिखाएंगे और बताएंगे कि ये जो लाल पर्ची है वो किसको दी जा रही है और इस लाल पर्ची के क्या मायने हैं और क्यों अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि लाल पर्ची के द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को धमकाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के जो 9 सीटों पर उपचुनाव हैं, इनकी इसमें 20 तारीख को वोटिंग होनी है और ये आरोप प्रशासन पर लग रहा है कि वो इस चुनाव में बीजेपी की मदद कर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद एक्स पर लिखते हैं कि चुनाव आयोग तुरंत इस बात का संज्ञान ले कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है और मतदान को बाधित करने के लिए नोटिस चेतावनी के जरिए लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। ये एक तरह से संविधान द्वारा दिए गए वोटिंग के अधिकार को छीनने का गैर कानूनी कृत्य है। इसे एक अपराध की तरह दर्ज करके तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह अपील होगी कि वो स्वतः संज्ञान लेते हुए पक्षपाती शासन प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दें। अब ये लाल कार्ड क्या है, उस लाल कार्ड के बारे में हम आपको बताते हैं। जरा स्क्रीन पर हम आपको ये लाल कार्ड दिखाते हैं और ये लाल कार्ड किन्हें दिया जाता है। इस लाल कार्ड में क्या लिखा हुआ है, जरा जूम करके हम आपको दिखाते हैं। इस लाल कार्ड में लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति को ये लाल कार्ड दिया जाता है उसका नाम लिखा जाता है, उसके पिता का नाम, उसका गांव और उसका थाना क्षेत्र, किस थाने में उसका घर है वो लिखा जाता है। और आप भाषा सुनिए उस लाल कार्ड की, जैसे ये यूपी पुलिस नहीं है, ये कोई पत्रकार बोल रहा है, लेकिन ये है यूपी पुलिस द्वारा दिया गया। तो इसमें यूपी पुलिस लिखती है लाल कार्ड पर कि विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि आप द्वारा विधानसभा उपचुनाव 2022 में स्वयं अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोटरों को प्रलोभित यानी लालच देने और उन्हें बाहरी तथा दबंग व मनभड़ लोगों का जमावड़ा करके भयभीत कर अपने प्रत्याशी को जिताने हेतु अत्यधिक संख्या बल में वोटरों के पास पहुंचकर दबाव बनाया जा रहा है। यानी जिस व्यक्ति को दिया गया है वो यूपी पुलिस के होते हुए भी इतना ताकतवर हो गया कि वो लालच देकर दबंगई करके अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वोटरों पर दबाव बना रहा है। साथ ही येन केन प्रकारेण जीत हासिल करने हेतु गड़बड़ी पैदा करने की योजना भी बनाई जा रही है। आपकी संदिग्ध गतिविधियों से कानून व्यवस्था एवं निष्पक्ष निर्वाचन के प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतएव आपको हिदायत दी जाती है कि विधानसभा उपचुनाव 2024 में प्रशासन का सहयोग कर चुनाव को सकुशल संपन्न कराएं, अन्यथा अवैध संसाधनों से चुनाव जीतने, जोड़ तोड़ करने, भयपूर्ण वातावरण निर्मित करने के आरोप में आपके विरुद्ध भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता
एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन प्रावधानित कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए आप पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। ये रेड कार्ड है, ये लाल कार्ड है जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि कौन किसको धमका रहा है इस लाल कार्ड के जरिए। इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। आपको बता दें कि उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर की एक सीट है सीसामऊ, यहां पर भी उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में यह लाल कार्ड लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को दिया गया है और इन जिन 1000 लोगों को यह लाल कार्ड दिया गया है उसमें ज्यादातर विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब सोचिए कि 1000 अगर किसी के बूथ के कार्यकर्ता को, किसी के बूथ अध्यक्ष को, पूर्व विधायक को, पार्षद को ये लाल कार्ड दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए एक चुनौती हो जाएगी, क्योंकि बूथ के कार्यकर्ता ही वोटर्स को निकाल करके बूथ तक लाते हैं और वोटिंग कराते हैं। तो यही आरोप लग रहा है विपक्ष द्वारा बीजेपी पर कि बीजेपी चूंकि सत्ता में है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मामला जो है चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और सुप्रीम कोर्ट देखे। तो ये आरोप अखिलेश यादव द्वारा लगाया जा रहा है यूपी सरकार पर। इससे पहले चुनाव प्रचार के आखिर में शाम के वक्त अखिलेश यादव ने एक्स पर एक और पोस्ट की थी, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा था कि उत्तर प्रदेश आजादी के बाद सबसे कठिन उपचुनाव का गवाह बनने जा रहा है। ये उपचुनाव नहीं है, ये रुख चुनाव है जो उत्तर प्रदेश के भविष्य का रुख तय करेंगे। यह अखिलेश यादव का ट्वीट है जो उन्होंने, इसको ट्विटर भी कहते हैं, ट्वीट भी कहते हैं, एक्स भी कहते हैं। ये बातें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार 18 नवंबर की शाम 4:05 पर लिखी। इस पोस्ट के 1 घंटे बाद विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया था। अखिलेश जानते हैं कि इस चुनाव के नतीजे यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेंगे। यही वजह है कि सपा मुखिया हो या यूपी सरकार के प्रमुख योगी, दोनों ने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। योगी ने 5 दिन में 13 रैलियां और 2 रोड शो किए, तो अखिलेश ने 13 सभाएं और 1 रोड शो किया है। उपचुनाव के नतीजे ये भी बताएंगे कि सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का प्रयोग कितना सफल रहा। वहीं विपक्ष में रहते हुए पहली बार उपचुनाव में अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंकी है। वो लगातार अपने पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को बरकरार रखने में कितना सफल हुए हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर हरा दिया था बीजेपी को। हम आपको पहले बताते हैं कि इन 9 सीटों पर मुकाबला किसके किसके बीच है और ये 9 सीटें कौन सी हैं। बहुत दिलचस्प सीटें हैं और बहुत दिलचस्प लड़ाई इन सबके बीच में है। 9 सीटों पर भाजपा, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। विधानसभा चुनाव 2022 में कटहरी, सीसामऊ, कुंदरकी, करहल सीट सपा के पास थी, जबकि मीरापुर सीट रालोद ने सपा से गठबंधन कर जीती थी। वहीं खैर, फूलपुर, मंझवा और गाजियाबाद सीट भाजपा के पास थी। अब इन सीटों को लेकर के चुनाव हो रहा है, लेकिन अगर बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये विधानसभावार सीट आकलन में सामने आया कि कटहरी, सीसामऊ, कुंदरकी, करहल, मीरापुर और फूलपुर में सपा ने बढ़त बनाई थी, अगर हम लोकसभा चुनाव को देखें उसके हिसाब से। वहीं मंझवा, खैर और गाजियाबाद में बीजेपी को बढ़त मिली थी। तो समझ लीजिए कि ये इलेक्शन कितना क्लोज है। उपचुनाव में बीजेपी और योगी सरकार के सामने अधिक से अधिक सीटें जीतकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने, जनता के बीच माहौल सुधारने की चुनौती अखिलेश यादव के सामने है।
वहीं सपा के सामने लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से बने माहौल को बनाए रखने की भी एक बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की घोषणा से पहले 26 अक्टूबर को आगरा में बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दिया। योगी के इस संदेश पर भाजपा और आरएसएस ने भी अपना ठप्पा लगा दिया। इतना ही नहीं, इस नारे का हरियाणा विधानसभा चुनाव में लाभ मिला नहीं मिला, लेकिन बीजेपी जरूर चुनाव जीत गई। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने यही नारा दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक चर्चा का विषय है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यूपी उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि योगी का यह नारा राज्य में कितना कारगर रहा। उपचुनाव में यह प्रयोग सफल रहा तो 2027 तक इसी लाइन पर राजनीति आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। अब इन सीटों को लेकर के काफी आरोप प्रत्यारोप माहौल बना। एक योगी साहब का बयान था गाजियाबाद में कि उन्होंने जम करके समाजवादी पार्टी पर कानून व्यवस्था को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ साहब का गाजियाबाद में बयान था कि जहां दिखे सपाई वहीं बेटी घबराई, जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया था। तो दोनों तरफ से बहुत आरोप प्रत्यारोप रहे हैं, लेकिन इन सीटों पर चुनाव जीतना बहुत अहम रहेगा। अखिलेश यादव ने, जैसे कानपुर की सीसामऊ सीट है, वहां से जेल में गए इरफान सोलंकी जो विधायक है वहां के, उनकी पत्नी को टिकट दिया है, उनके लिए प्रचार भी करने गए। उस सीट पर डिंपल यादव भी प्रचार करने के लिए गई। हमें नजर आया कि शिवपाल यादव भी इन 9 विधानसभा सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आए। फूलपुर की सीट भी बहुत अहम हो जाती है। फूलपुर की सीट पर केशव मौर्य जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा कुंदरकी हो, करहल अखिलेश यादव की सीट थी, वो विधानसभा करहल में जीते थे और अब वहां से उन्होंने तेज प्रताप अपने जो कजिन हैं, अपने भाई हैं, उनको टिकट देकर के मैदान में उतारना है। तो वहीं मीरापुर जो वेस्ट यूपी मुजफ्फरनगर की सीट है, वो तो सबसे अहम लड़ाई वाली सीट हो गई है। वहां पर लड़ाई समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के पूरे पुराने साथी, पहले के साथी रहे जयंत चौधरी की पार्टी के बीच में। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। उनके लिए काफी प्रूव करना है कि लोकसभा का मोमेंटम विधानसभा में बना हुआ है। लेकिन यह भी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ का भविष्य भी इन 9 उपचुनाव के नतीजों पर टिका हुआ है, क्योंकि हमें सब पता है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच, यानी दिल्ली में बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, उधर योगी आदित्यनाथ के बीच दिल की दूरियां काफी हैं। और ऐसे में लगातार यह चर्चा होती रहती है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ यही वजह है कि विधानसभा की 9 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करके साबित करना चाहते हैं कि यूपी के बॉस योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन क्या उसके लिए वो इस रेड कार्ड का सहारा लेकर, इस लाल कार्ड का सहारा लेकर के अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा आरोप प्रशासन पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। अब देखना होगा नतीजे क्या होंगे, और उम्मीद है कि चुनाव और मतदान बहुत खुलकर के होंगे, निष्पक्ष रूप से होंगे, और जो भी जीते वो एक अच्छी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीत करके आए। आइए सुनाते हैं आपको चुनाव प्रचार में दिए गए कुछ बयान और आरोप प्रत्यारोप। 27 में जो 24 का परिणाम आपने देखा, जो 24 का परिणाम देखा, उससे बेहतर परिणाम होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वालों में से है, इनकी सरकार जाएगी। एनडीए नकारात्मक लोगों का गैंग है, उन लोगों का है जो स्वार्थी हैं। एनडीए उन लोगों का समूह है जो लूट रहे हैं, जिन्होंने पुलिस की व्यवस्था खराब कर दी 100 नंबर 112 करके। और इतना करप्ट पुलिस कभी नहीं देखी जो इस बार देखने को मिल रही है। अभी तक तो पुलिस चोर को पकड़ती थी, अभी कई जगह पुलिस को पकड़ रही है। 40 लाख रुपए का बैग पकड़ा गया। एडीजी जैसे अधिकारी को थाने में जाना पड़ा, और उस थाने की कमाई सोचते हो क्या थी? 15 लाख रुपए प्रतिदिन। इतनी लूट कभी नहीं हुई। और मैं चला जाऊं किसी आईपीएस से चुपचाप बैठ करके बात करना कि 50 में पायदान पर जो अधिकारी था उसे टॉप पे बैठा दिया,
ये डबल इंजन तो टकरा ही रहे हैं, इनके डिब्बे भी टकरा रहे हैं, इनके डिब्बे के साथ साथ इनके नारे टकरा रहे हैं आपस में। और जो व्यक्ति 50वें पायदान पे था उससे ऊपर बैठाने का मतलब क्या है? कभी किसी आईपीएस से पूछिए जाकर के कि अगर 50वें पायदान के आदमी को ऊपर बैठा देंगे तो उस पर क्या गुजर रही होगी। इसलिए धीरे धीरे वो लोग भी मिल करके मुख्यमंत्री जी की कुर्सी कैसे हटे उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां जहां भी है वहां न लव जिहाद हो सकता है न लैंड जिहाद हो सकता है। और अगर कोई करने का दुस्साहस करता है तो मान करके चलिए कि जो भी लव जिहाद और लैंड जिहाद करेगा मान करके चलिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटा है। वहां पर नहीं हो सकता, वहां पे कोई गौ हत्या नहीं कर सकता है, वहां पर कोई किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, वहां पर किसी गरीब को एक ट्रॉली बालू ले जाते हुए कोई परेशान नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। यूपी में तो हम लोगों ने रॉयल्टी फ्री कर रखी है। मिट्टी बालू अगर किसी को अपने घर के लिए चाहिए उसको हम देते हैं, फ्री में देते हैं। लेकिन सैंड माफिया पर, बजरी माफिया पर उतनी शक्ति भी है, माफिया पर उतनी शक्ति भी है, कोल माफिया पर उतनी शक्ति भी है, लैंड माफिया पर उतनी शक्ति भी है, संगठित अपराध में लिप्त माफिया पर उतनी ही शक्ति भी है। धरती माता को कोई अपवित्र नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, और करेगा तो जहन्नुम की यात्रा के लिए भी तैयारी करेगा।